यस गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग को जो हमने सेक्शन नंबर पढ़ लिए, याद कर लिए, उसके बेस पे आगे पढ़ाई करने का है। आ जाओ सब जन, आ जाओ, जागो जागो। अरे कैमरे ऑन कर लो रे भाई, कैमरे ऑन कर लो जरा। डैश डैश लोगो। सिद्धि तो बहुत बिगड़ गई है अभी। मेरे को सिद्धि पे शे, मैं पहले सिद्धि को मिस करता था, अभी तो मैं सिद्धि को मिस ही नहीं करता हूँ। हाई लेवल डैश डैश बन गई है वही सबके साथ रखे। शिंदे भी पहले अच्छा बच्चा हुआ करता था, पता नहीं अभी कैसा डैश डैश हो गया है। चलो आओ आओ। शिंदे खंडेलवाल किधर है? फोन मारो उसको एक। वर्क ऑफ एसएससी और फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है। एसएससी is required to file return of income under following sections. फॉलोइंग सेक्शंस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है किसको? एसएससी को। पहला सेक्शन 139(1). सबसे पहले क्या आता है? सेक्शन 139(1). ये जो सेक्शन 139(1) है, ये क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कंपल्सरी फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। देखो अभी जब ये चार्ट आप बनाओगे तो आपको लेफ्ट राइट का पेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है। इसके अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लॉज ए किसके लिए है? कंपनी एंड फर्म। क्लॉज बी किसके लिए है? पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म whose total income exceeds maximum exemption limit। बरोबर, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जिसकी इनकम है वो, बरोबर, वो सबको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर इधर प्रोविजोस अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) के नीचे अलग अलग प्रोविजोस है, बरोबर। पहला फोर्थ प्रोविजो। ये जो फोर्थ प्रोविजो ये क्या बोलता है? कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम
of any assessee who is resident and ordinary resident, बरोबर, and is beneficial owner or beneficiary of any asset located outside India. कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट इंडिया के अंदर है और उसका आउटसाइड इंडिया के कोई एसेट में बेनिफिशियली ओनर है या बेनिफिशियरी है, बरोबर, और हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट in any entity outside India, बरोबर, आउटसाइड इंडिया में कोई फाइनेंशियल एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों ने ऑफिस में रिटर्न फाइल किया होगा तो उसमें देखो नीचे एक क्लॉज आता है, उसमें लिखा रहता है वेदर यू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अकाउंट आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट इन बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आप उस पर टिक करोगे ना तो एक नई शीट ओपन होती है जिसमें आपको सब डिटेल डालनी पड़ती है। आप उस पर टिक नहीं करोगे, नो कर दोगे, तो वो आगे की डिटेल डालनी नहीं पड़ेगी। ये लोगों को कंपलसरी फाइल करना है, भले उनकी इंडिया में इनकम जीरो रहेगा पर इंडिया के बाहर उनका एसेट है, उसमें वो बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियरी है, तो उनको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया में इनकम जीरो होने दो उनकी, बरोबर, समझे। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसने पैसा पे किया है, कंसिडरेशन पे किया है, वो ओनर हुआ। बेनिफिशियरी मतलब जिसको उसका फायदा मिलेगा, समझे। अच्छा, सेम एसेट के बेस पे दो जन कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग रिटर्न। सपोज करो कि अभी कविता ने अपने हस्बैंड के नाम पे कोई पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया के बाहर, तो या तो कविता विल बी लाइबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम या हस्बैंड, दोनों नहीं। कविता ने खुद के नाम पे लिया तब तो वही है, समझो कविता ने खुद के नाम पे एसेट लिया जिसका बेनिफिशियरी हस्बैंड को बनाया, तो कविता ओनर है तो उसको तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हस्बैंड को ये क्लॉज में फाइल नहीं करना है, इट विल नॉट बी कंपल्सरी फॉर हस्बैंड बिकॉज कविता इज ऑलरेडी फाइलिंग अंडर एज अ ओनर फॉर दैट एसेट। समझो कविता इज नॉट फाइलिंग एज अ ओनर, देन हस्बैंड हैज टू फाइल एज अ बेनिफिशियरी। वेरी क्लियर, मतलब ये कंडीशन के कारण एक ही जन या तो बेनिफिशियल ओनर रिटर्न फाइल करेगा या बेनिफिशियरी। अगर ओनर ऑलरेडी फाइल कर रहा है तो बेनिफिशियरी को ये क्लॉज के कारण रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। वेरी क्लियर, आगे आ जाओ। जो मैंने अभी आपको बोला वो क्लॉज 5 के अंदर दिया हुआ है। फिफ्थ प्रोविजो, individual who is beneficiary in asset located outside India or has
या और वर्ड नहीं लिखता, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट in any entity outside India need not file return of income under fourth proviso if it is already filed by other person as a beneficial owner. बरोबर, समझे क्या? मतलब ऑलरेडी एज अ ओनर फाइल कर रहा है तो वापस बेनिफिशियरी बोल के फाइल करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कविता वाला एग्जाम्पल दिया ना आपको, ये समझा सबको? फिर सिक्स्थ प्रोविजो, सिक्स्थ प्रोविजो क्या बोलता है? एवरी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, A/J बोलते आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन हैज टू फाइल return of income compulsorily if income exceeds maximum exemption limit before claiming exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A बोले तो 80 के डिडक्शंस, बरोबर, उनको कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। देखो इसमें किस किस के नाम लिखे हैं उसमें, अगर ये लोगों की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन, ये वर्ड बिफोर बहुत काम का है इसमें, बरोबर, बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बरोबर, ये समझ में आया सबको? फिर सेवेंथ प्रोविजो, सेवेंथ प्रोविजो क्या बोलता है? एवरी पर्सन who is not required to file return of income under section 139(1)(b), बरोबर, is required to file in following cases। फॉलोइंग केसेस में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहला, नंबर 1, डिपॉजिटेड ₹1 crore or more in current account
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिटेड, कैश, बरोबर, उसने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बरोबर। फिर इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर हिमसेल्फ और अदर पर्सन of amount of rupees of amount more than rupees 2 lakhs, बरोबर। तीसरा paid more than rupees 10 lakhs for consumption of electricity, चौथा such other condition as may be specified, जो भी इधर क्या हो, स्पेसिफाइड हो, बरोबर, समझे। वापस देखो, ये जो क्लॉज है क्या बोलता है कि ये कंडीशन फुलफिल की तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बरोबर। ये कंडीशन फुलफिल की तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। वेरी क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ, सॉरी, 1 लाख मैंने कितना लिखा है? अच्छा, मैंने 10 लाख लिख दिया गलती से। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद में ये हमारा कौन सा था? 139(1), और 139(1) के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी और प्रोविजोस ऑफ 139(1). यहां तक समझा सबको? एवरीबॉडी? अच्छा, अभी आते हैं दूसरे पे। 139(3), रिटर्न ऑफ लॉस। रीड विथ सेक्शन 80, बरोबर। ये सेक्शन क्या बोलता है? इफ रिटर्न ऑफ इनकम not filed on or before due date of filing, बरोबर, then SSC cannot carry forward losses, बरोबर, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉलोइंग लॉसेस can be carried forward even if return of income not filed on time, टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कौन से वाले केसेस में? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग। उसमें नंबर 1, लॉस
from house property, unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on scientific research, unabsorbed capital expenditure on promoting family planning among employees. Section 36 और ये सेक्शन 35 बरोबर। हाँ या ना? ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं। वेरी क्लियर? ये समझा सबको? फर्दर पावर to condole delay in filing रिटर्न ऑफ इनकम। नहीं, इसको ऐसे सेंटेंस को गलत हो गया, थोड़ा अच्छा सेंटेंस फ्रेम करने को बोलो। फर्दर बोर्ड, बोर्ड मतलब सीबीडीटी, बाय इशू of circular has given power for condonation of condonation for delay in filing return of income and allowing SSE to carry forward loss। मतलब ऐसा एक सर्कुलर सीबीडीटी ने इशू किया है जिसमें एसएससी अप्लाई करेगा तो चलेगा, बरोबर। मतलब अगर हमारा रिटर्न लेट फाइल हुआ, उसके वजह से लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिल रहा है, तो हमारे को बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें प्रिंसिपल सीआईटी, सीआईटी, चीफ सीआईटी और खुद बोर्ड को अलग अलग लेवल ऑफ लॉसेस के लिए पावर दिया है कि आप एसएससी फाइल करेगा तो माफ कर दो। समझे? बरोबर से? अच्छा, आगे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां तक जो मैंने लिखा है उसको मैं सेव करके आता हूं वीडियो को, फिर आगे लिखता हूं। कंटिन्यूशन आपको लास्ट में ही लिखना है क्योंकि चार्ट बड़ा बनेगा तो लेफ्ट राइट के पेज वगैरह यूज होंगे।